Okay. So, very good evening, friends. Today we'll start with chapter 6. So let us, I think we have already gone through chapter 6, but let us again go through chapter 6 because it is an important chapter. And the first point to remember in this chapter is the list of social audit standards. So if we go through the list, it's a long list of say 16 social audit standards. And sometimes they ask questions, particularly on the first 4. So they ask this question that, okay, what is this audit standard? Now to remember this, इसको याद करना कैसे है? इसको याद कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन और जेंडर इक्वेलिटी पर हमें ध्यान देना है। ठीक है जी। अगर हम इतना भी याद कर लेते हैं तो हमारे 4 जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं ये हमें याद हो जाएंगे। पहले HP मतलब इसमें आ गया हंगर और पॉवर्टी, ठीक है। दूसरे में आ गया आपका हेल्थ केयर, HC से बन गया हेल्थ केयर। एक एजुकेशन से रिलेटेड है तीसरा, और चौथा है जेंडर इक्वेलिटी से रिलेटेड। तो ये तो कम से कम वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये 4 तो याद हो, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि हमें एजुकेशन और जेंडर इक्वेलिटी पर ध्यान देना। उसके अलावा जो चीजें जरूरी हैं वो एनवायरनमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स, इस पर भी हमें जो सेकंड स्टेज में हमें ध्यान देना है वो हमें एनवायरनमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है। तो एनवायरनमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स अगर हम करते हैं तो इसमें 3 हमारे हो जाते हैं। इसको हम ECS करके भी याद कर सकते हैं कि ये ECS, एनवायरनमेंट हो गया, कल्चर हो गया और स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद में ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो इनक्यूबेटर्स, इनक्यूबेटर मतलब बच्चे हो गए समझ लो, ठीक है ना। इनक्यूबेटर्स क्या होता है? इनक्यूबेटर्स बेसिकली होते हैं कि भाई आपको क्या होता है कि वो कुछ स्टार्टअप्स वगैरह में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो सपोर्टिंग इनक्यूबेटर्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, कि आपने कोई नई एंटरप्राइज शुरू की तो आप अभी इंक्यूबेशन स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो, तो आपको वो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ताकि हमारे बच्चे जो है वो प्लेटफॉर्म पर ना भटके लाइवलीहुड के लिए, नहीं तो हो सकता उन्हें स्लम्स में रहना पड़े। इस तरह से हम कुछ भी करके एक स्टोरी टाइप बना करके, तो सभी लोग एक स्टोरी ट्राई करते हैं इसके लिए कि भाई 16 जो है हमें कैसे याद करने हैं। कम से कम हमें 4 तो पहले याद होने ही चाहिए, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि हमें एजुकेशन और जेंडर इक्वेलिटी पे ध्यान देना है। उसके अलावा हमें अपनी एनवायरनमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना है, ताकि हमारे बच्चे ऐसा ना हो कि अपने जो है प्लेटफॉर्म पर भटके अपनी लाइवलीहुड के लिए, या उन्हें स्लम्स में रहना पड़े। अगर हम इतना भी याद कर लेते हो तो हमें 11 याद हो गए इस तरह से। तो ऐसा हमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से न्यूमेरिक इसका बना लेना है और इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। पहला काम तो ये है, तो सभी लोग ग्रुप में अटेम्प्ट करेंगे इसको कि 16 के 16 इसको याद कैसे करना है। मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। इसके बाद में जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है जी, स्कोप क्या है। ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है, आपको ये सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं वाइल कंडक्टिंग ए सोशल ऑडिट। लेकिन अब हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग आपका सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो जो रेलेवेंट एसएएस थीमेटिक एरिया है दैट शुड बी चोजन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी विच इज बीइंग ऑडिटेड। जो एक्टिविटी हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारी एक्टिविटी कुछ इरिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इरिगेशन हमारा एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ये बेसिक हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई हमारा एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है तो हमें एनिमल वेलफेयर वाला स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अगर हमारा कोई कल्चर या नेशनल हेरिटेज से रिलेटेड है, कोई म्यूजियम वगैरह बना रहे हैं, तो हमें वो एसएएस 600 देखना पड़ेगा। इस तरह से बेसिकली हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम जो है एक्टिविटी हमारी क्या है, एक्टिविटी के हिसाब से हमें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड में। और ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड में वट एवर इज डिस्क्राइब्ड, वहां लिखा क्या हुआ है, उस सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड में भी यही लिखा हुआ है कि आपको करना क्या क्या है। आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं, डेटा कलेक्शन करना है, वही सारी चीजें इसके अंदर भी लिखी गई। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक तो ये जितने भी सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है इसको अटेम्प्ट करना है याद करने की। कम से कम हमें 4 तो पहले याद होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली वो पहले 4 में से ही पूछ रहा है। दूसरी बात ये है
कि जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है ये हमें अप्लाई करना है व्हाइल कंडक्टिंग ए सोशल ऑडिट। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या एक से ज्यादा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड भी एक एक्टिविटी पर एप्लीकेबल हो सकते हैं? बेसिकली ऐसा लगता है कि जो एक एक्टिविटी है उस पर एक स्टैंडर्ड ही अप्लाई होगा, क्योंकि हर एक सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड का एक थीम है, ठीक है ना। तो हमें थीमेटिक एरिया के हिसाब से चलना है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी सोशल एंटरप्राइज है जिसमें एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है, एक से ज्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है, तो फिर हमें उसको एक्टिविटी वाइज उसकी करना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी हमारी एक्टिविटी वाइज है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में भी 4 प्लांट हो सकते हैं, तो ऐसे ही जो हमारी सोशल एंटरप्राइज है हो सकता है वो एक से ज्यादा थीमेटिक एरिया में काम कर रही हो। तो अगर एक से ज्यादा थीमेटिक एरिया में काम कर रही है तो हमें एक्टिविटी वाइज उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक। द सोशल प्रोजेक्ट में बी फॉर अ सोशल एंटरप्राइज। अब ये सोशल एंटरप्राइज एक जेनरिक इन्होंने डेफिनेशन दी थी, ये दोनों तरह से हो सकती है, फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, और आपको एंड मे ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू अदर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ सोशल ऑडिटर्स, ठीक है। ये जो सोशल प्रोजेक्ट है ये सोशल एंटरप्राइज के लिए हो सकता है, और जो दूसरे रिलेटेड फंक्शंस है सोशल ऑडिटर उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कंप्लायंस विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड। जैसे अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, अगर हम ऑडिट करते हैं, तो हम भी देखते हैं ना कि कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो रहा है कि नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये जो चैप्टर 6 है बेसिकली हमारा ऑडिट पर है, और ऑडिट हमें कैसे करना है ये हम लोगों को बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल पहले भी पता है कि हम ऑडिट कैसे करते हैं। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट ना होकर के आपको सोशल प्रोजेक्ट है, जो सोशल एंटरप्राइज है, उसका ऑडिट करना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। जैसे वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS है, इसी तरह से यहाँ पर सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब ये जो कंप्लायंस है विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड, इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि ऑप्शनल नहीं है कि आपने फॉलो किए या नहीं किए, यू हैव टू कंप्लाई विद। और आपको देखना कैसे पड़ेगा, आपको अपनी एक्टिविटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पर कौन सा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड लगेगा। एंड दिस कंप्लायंस विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड, इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सोशल ऑडिट कंडक्टेड फॉर सोशल एंटरप्राइजेस लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी लिस्टिंग होगी जिनकी, उनके लिए ये जरूरी है फॉलो करना। इट्स ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। एंड सोशल ऑडिटर्स शुड एंश्योर दैट गाइडेंस अवेलेबल इन SAS आर फॉलोड while conducting social audits। तो जब हम सोशल ऑडिट कर रहे हैं तो सोशल ऑडिटर को ये देखना जरूरी है कि जो गाइडेंस दी गई है SAS में वो आपको ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट नहीं कर सकते तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है, दिस रिपोर्ट शुड ड्रा अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर्स देयरफ्रॉम, कि हमने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड से क्यों डिपार्चर किया है, तो आपको ये चीज मेंशन करनी है। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो ये कि अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड, अगर आप लिस्टेड हैं तो ये मैंडेटरी है आपके लिए कंप्लायंस विद SAS। दूसरा ये कि ये आपको फॉलो करने ही करने हैं, और अगर आप कोई पर्टिकुलर SAS को फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको ये ऑडिट रिपोर्ट में अंदर लिखना है ये बात। And social auditors are expected to follow SAS in the social audit commencing on or after the effective date specified in the SAS। तो जितने भी सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उसमें लिखा है कि भाई ऑन द डेट ऑफ होस्टिंग ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो है आपको फॉलो कब से करने हैं, जो कमेंसमेंट डेट क्या है, वो कमेंसमेंट डेट ही है जो भी इफेक्टिव डेट स्पेसिफाइड इन SAS है, और जो इफेक्टिव डेट स्पेसिफाइड इन SAS है वो क्या है, वो डेट ऑफ होस्टिंग ऑन द वेबसाइट। अब आगे देखते हैं सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। अब हम सोशल ऑडिट, क्योंकि अब हमने देख लिया कि ये मैंडेटरी है अगर आप लिस्टिंग कराना चाहते हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है क्या एक्चुअली? सर अगर अगर खाली रजिस्ट्रेशन की हुई है किसी NPO ने, फिर उसको कराने की जरूरत नहीं है? हाँ देखिए ऐसा है ना, क्योंकि बेसिकली क्या बात कर रहा है, हाँ लिस्टिंग की बात, लिस्टिंग में मैंडेटरी है, लिस्टिंग के लिए मैंडेटरी है, लेकिन हाँ इसका मतलब क्योंकि एनपीओ के इन्होंने ऑप्शन दिया ना कि रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है, लिस्टिंग करे या ना करे, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो करके रखे रहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना भाई, धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दे रखा है, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी भी नहीं है। तो जब ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में भी ये बात लिखनी पड़ेगी, हाँ वो वो अभी तो भी हम आगे देखेंगे।
तो वो इनडायरेक्टली मैंडेटरी हो ही जाएगा ना। जी। अब आगे देखते हैं सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है क्या बेसिकली? ये जो आईसीआई सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, इसमें क्या देता है? इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सोशल ऑडिट परफॉर्म्ड बाय सोशल ऑडिटर्स। तो ये जो फ्रेमवर्क है इससे मिलता क्या है आपको? आपने ये 16 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बना दिए, इससे आपको क्या मिल रहा है? ये गाइडेंस मिल रही है फॉर द एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए सोशल ऑडिट, और इट प्रोवाइड्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्पेशल ऑडिटर्स व्हेन परफॉर्मिंग सोशल ऑडिट। तो जो सोशल ऑडिटर्स हैं, जब वो सोशल ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो उनको एक रेफरेंस मिल जाता है कि भाई इस रेफरेंस के हिसाब से हम करें। ठीक है, जैसे SAS 100 है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो अगर हम पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, मान लो ऑर्फेनेज चला रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में हमें SAS 100 फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज तो हमें एक गाइडेंस मिल जाती है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंगेजिंग पार्टी एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु आर इंटेंडेड यूजर्स ऑफ सोशल ऑडिट रिपोर्ट। अब जैसे हम एक नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें क्या होता है? वो नॉर्मली शेयर होल्डर्स के नाम होती है या मेंबर्स को एड्रेस्ड होती है। इसमें भी यहाँ पर क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, एक फिर है एंगेजिंग पार्टी, और फिर अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इंटेंडेड यूजर्स हैं बेसिकली ऑफ सोशल ऑडिट रिपोर्ट। तो उनके लिए भी हमें रेफरेंस मिल जाता है कि हमें जो उनके कंसर्न्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? वो आपका सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड में दिया गया है कि आप ये काम आपको करने हैं, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट बनती है वो किसी के लिए यूजफुल होती है। अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी हैं? जो इंटेंडेड यूजर्स है, इस पर पूछ सकता है। तो जो इंटेंडेड यूजर्स है हमारे, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, एंगेजिंग पार्टी है, और अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना? तो उनके लिए कैसे यूजफुल हो, ये हमें सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क बताता है। ये जो SAS का फ्रेमवर्क है, इट डज नॉट इटसेल्फ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और प्रोवाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक थीमेटिक एरिया। अब ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का ये फ्रेमवर्क है, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें ये काम करना कैसे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप पॉवर्टी एलिविएशन में काम कर रहे हैं, आप SAS 100 के जो थीमेटिक एरिया उसमें काम कर रहे हैं, तो ये नहीं बताता कि आपको एग्जैक्टली काम करना कैसे है, आपने पॉवर्टी दूर कैसे करनी है, ये नहीं बताता। आपने हंगर दूर कैसे करनी है, ये नहीं बताता ये बात। ठीक है ना? तो क्या नहीं बताता, ये भी चीज जरूरी है। तो ये जो SAS का फ्रेमवर्क है, इट डज नॉट इटसेल्फ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और प्रोवाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक थीमेटिक एरिया। मतलब आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करनी है, वो ये नहीं बताता स्टैंडर्ड। जैसे पॉवर्टी है या क्लाइमेट चेंज है या हेल्थ है, तो आपने उस क्लाइमेट चेंज को करना कैसे है, ये ऑडिट स्टैंडर्ड में नहीं लिखा गया। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है भाई आप डेटा कलेक्शन करो, आप डेस्क रिव्यू करो, ये चीजें करो, सारी बातें SAS में अलग अलग से दे रखी है। ठीक है, लेकिन जो एक्टिविटी करनी कैसे है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, ये सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड नहीं बताता। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ SAS फ्रेमवर्क। ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स होस्टिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे सवाल पूछ सकता है कि एप्लीकेबिलिटी कब होगी। ये जो फ्रेमवर्क है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स होस्टिंग ऑन ICAI वेबसाइट। और जो रेफरेंस है टू द ICAI सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इज मैंडेटरी व्हाइल कंडक्टिंग सोशल ऑडिट्स। ठीक है, अच्छा, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड जो है, they contain guidance on performance of thematic areas for social audit engagements, or appropriate social audit standard thematic area may be referred for relevant social indicators। तो हमें क्या है, जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड का जो थीमेटिक एरिया है, वो हमें रेफर कर लेना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, SAS फ्रेमवर्क का? ये क्यों बनाया गया? ये स्टैंडर्ड जो 16 बना दिए, क्यों बनाए? बेसिकली क्या है, एक तो ये है to provide guidance for social audit of projects, programs, project-based activities of a social enterprise registered, listed on the social stock exchange, and social audit of project, program, project-based activities of any other organizations। भाई एक तो इनको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है या जो लिस्टेड है उनके लिए, दोनों बातें आ गई इसमें। एक तो उनको गाइडेंस मिल जाए कि जो सोशल ऑडिट करेगा उसको सोशल ऑडिट करना कैसे है, ये है, इसमें उसको गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि ये जो इतना भी मटेरियल है, ये ऑडिटर के पर्पज से बनाया गया है। ठीक है ना? तो ऑडिटर की गाइडेंस के लिए है,
ये बेसिकली सोशल एंटरप्राइज की गाइडेंस के लिए नहीं है इतना ज्यादा। सोशल एक्टिविटी उसको करनी कैसे ये उसको पहले से मालूम है। ये नहीं बताएगा कि गरीबी दूर कैसे करनी है, एनवायरनमेंट में आपको कैसे करना है, वो नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है आपको, वो बता रहा है कि आपने जो एक्टिविटी की, और बेसिकली क्या है कि आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, आपका ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट करना कैसे है, ये चीज ज्यादा बताता है सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड। तो एक तो गाइडेंस मिल जाती है, जो सोशल ऑडिट जो भी किसी प्रोजेक्ट का, प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज का ऑडिट करेगा, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो, तो उसको गाइडेंस मिल जाएगी इसमें, इस सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड से। एंड सोशल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम। सर इस यहाँ पे इसने दोनों चीजें कवर कर ली कि रजिस्टर्ड और लिस्टेड। हाँ ऐसा ना, देखिए डिटेल में तो गाइड अभी आने हैं ना रेगुलेशंस। डिटेल में तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की भी फंक्शनिंग होनी है। अभी देखो जैसे अभी वो लिस्टिंग शुरू हुई है वहां पर, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे वो चीजें आएंगी, उसका भी इफेक्टिव डेट बनाएगा वो। जैसे 4 को उन्होंने लिस्ट किया ना अभी, तो इस तरह से वो धीरे धीरे चल रही है चीजें वहां पर। अब वहां शुरू हो गई है लिस्टिंग। तो रजिस्टर्ड लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड सोशल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम, इसको 2-3 साल लग जाएंगे फील्ड को डेवलप होने में पूरा। दूसरा इसमें लिख रहा है कि एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लेगा ये? नहीं देखिए ऐसा ना, ये बेसिकली क्या है कि भाई कोई जरूरी नहीं ना कि भाई वो जो है लिस्टेड हो या रजिस्टर्ड भी हो। इसकी एप्लीकेबिलिटी तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना बाय रेगुलेशन के थ्रू। किसी भी एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है जिसमें सीएसआर एक्टिविटी होनी है, अब उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया या लिस्ट नहीं करवाया सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, कोई जरूरी तो नहीं ना वो कराए, ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं। भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन जाएगा, बेसिकली वो जाएगा जिसको अपनी लिस्टिंग करवानी है कि नहीं। सोशल जिसको स्टॉक फंड्स एक्सचेंज, कलेक्ट करने। हाँ फंड्स कलेक्ट करने वही जाएगा उसमें। और थोड़ी सी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है रजिस्ट्रेशन से, ये फायदा होता है कि भाई जो रजिस्टर्ड होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, वो कुछ अपनी रिटर्न्स वगैरह भी वहां फाइल करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहां रिफ्लेक्ट होगी। तो जो डोनर होंगे वो भी वहां पर जाएंगे, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करेंगे जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड या लिस्टेड होगी, है कि नहीं। तो और ये चीज दूसरों पर भी है, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो जनरल बनाया ना फ्रेमवर्क इन्होंने बेसिकली। राइट। हाँ, तो उसके बाद में बोलता है टू प्रोवाइड रिलेटेड गाइडेंस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सोशल ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है उसमें भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी इन अकॉर्डेंस विद सोशल ऑडिटर्स फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द सोशल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड। अब उसने सोशल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर ली, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, अब उसको जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है उसमें भी उसको गाइडेंस मिल जाएगी। ये इस एसएएस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है। अब आगे देखते हैं स्कोप क्या है। ये जो फ्रेमवर्क है इट अप्लाइज टू सोशल ऑडिट, that is social impact assessment of project program of social enterprise to be conducted by social auditors using the principles given in SASS। तो जो हमारे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये अप्लाई करेगा सोशल ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिट में हमें क्या करना है, जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का, तो उसमें ये जो फ्रेमवर्क है ये हमें हेल्प करेगा। दिस फ्रेमवर्क में ऑल्सो बी अप्लाइड टू अदर एंगेजमेंट्स कंडक्टेड बाय ए सोशल ऑडिट। जैसे मैं सीएसआर बोल रहा था ना, तो वो पॉइंट आ गया यहाँ पर। ये जो फ्रेमवर्क है ये सीएसआर एंगेजमेंट्स पर भी अप्लाई हो सकता है। एक कंपनी है जिसको अपनी सीएसआर एक्टिविटी करनी है, अब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सोशल स्टॉक एक्सचेंज या लिस्टिंग नहीं करवाई, कोई जरूरी तो नहीं कराए, तो उसको यहाँ पर भी ये जो सीएसआर है उस पर भी ये चीज फ्रेमवर्क अप्लाई कर देगा, ठीक है ना। और एनी अदर सिमिलर असाइनमेंट, the social auditor and the reporting entity may agree to apply the principles of this framework to an engagement when there are no intended users other than the reporting entity। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी के अलावा कोई उसके इंटेंडेड यूजर्स नहीं है, ठीक है। भाई इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, इंटेंडेड यूजर्स या तो बेनिफिशियरीज होते हैं या फंडर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। भाई कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें किसी ने फंडिंग भी नहीं करी, एक ही आदमी अपना काम करे जा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में भी जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क, ठीक है। अदर देन द रिपोर्टिंग एंटिटी,
इन सच सिचुएशन, मतलब जो क्लोजली हेल्ड, बहुत सारी होती है ना एनजीओ, भाई पर्सनल लेवल पे काम कर रही है कुछ, इन सच सिचुएशंस द सोशल ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड अ स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ द रिपोर्ट टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे एक केस था, उसमें एक बंदा था, उसका ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने ये जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है उसी के लिए कोई ट्रस्ट बनाया हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं जो ना कहीं से फंड लेते वो, और इंडिविजुअल लेवल पे ही अपना काम करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उस केस में वो ये बता देगा, जो ऑडिटर रिपोर्ट में भी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। नॉर्मली तो बता रहा ना, ये 3 लोगों के लिए है, जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए यूज के लिए कोई सोशल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट में ये बात लिख देगा, और उसमें भी ये यूज कर सकता है, मे एग्री टू अप्लाई। इसमें इसने ये ऐसा बंदा है जहां ना कहीं लिस्टिंग कराई, ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराया, ना उस पर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है, तो वहां पर भी ये आप प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंपनी ऑडिट में होता है, कंपनी ऑडिट में जैसे लिस्टिंग होती है, लिस्टेड एंटिटीज होती है, लिस्टेड पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट लगती हैं, कुछ फिर अनलिस्टेड होती हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो अलग अलग की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम चीजें करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कहीं पे ऑप्शनल होता है, कहीं पर कंपलसरी होता है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपके एक ही कोई रिपोर्टिंग एंटिटी के अलावा कोई इंटेंडेड यूजर है ही नहीं, तो भी आप इसी को अप्लाई कर सकते हो, और आप अपनी रिपोर्ट में लिख दोगे कि भाई रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ द रिपोर्ट टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। द फ्रेमवर्क डज नॉट कवर एनी एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट और रिव्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई फाइनेंशियल ऑडिट या रिव्यू नहीं है, विच मे बी कवर्ड बाय रेलेवेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग या रिव्यू स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे फाइनेंशियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो रिव्यू स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हमें इसमें ये फ्रेमवर्क उसको कवर नहीं करता है। एंड एनी अदर एंगेजमेंट्स कंडक्टेड बाय अदर ऑडिटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, दिस विल आल्सो नॉट बी अंडर द स्कोप ऑफ दिस फ्रेमवर्क। तो ये क्या क्या स्कोप एक्सक्लूडेड है वो भी इसने दे दिया, और क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी दे दिया इसमें। अब आगे चलते हैं। अब ये बोलता है सोशल ऑडिट एंगेजमेंट, इसके 5 एलिमेंट्स हैं सोशल ऑडिट एंगेजमेंट। एक तो ये है कि 3 पार्टी रिलेशनशिप है, इसमें एक तो होता है सोशल ऑडिटर, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक होते हैं इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम या इंटरवेंशन स्कोप, तीसरा है सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, चौथा है ऑडिट एविडेंस, और पांचवा है सोशल ऑडिट रिपोर्ट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है भाई, एक तो बेसिकली हो गया हमारा जो सोशल प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा ये कि 3 पार्टी रिलेशनशिप है, जो इन्वॉल्व है सोशल ऑडिटर है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और फिर इंटेंडेड यूजर्स है। फिर इसका सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क है, फिर ऑडिट एविडेंस है, और सोशल ऑडिट रिपोर्ट या सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है। ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से भी देखें, तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में भी क्या होता है, हम ऑडिट शुरू करते हैं तो हमारा एक ऑडिट एविडेंस होता है, ठीक है, हमारी एक रिपोर्ट होती है, हमारी कुछ पार्टीज होती हैं जो उस स्टेटमेंट को यूज करती हैं, ठीक है, और फिर हम अपनी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। और ये जो सोशल ऑडिट एंगेजमेंट है, इसको भी हम जो नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट है उसके साथ को रिलेट करके भी समझ सकते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। ये पहला है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टी रिलेशनशिप। ये जो सोशल ऑडिट एंगेजमेंट है, इट इन्वॉल्व्स 3 सेपरेट पार्टीज। एक तो है सोशल ऑडिटर, ठीक है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और तीसरी है हमारे इंटेंडेड यूजर्स। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, ये जो या जो इंटेंडेड यूजर्स है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, दिस मे बी फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज और फ्रॉम द सेम एंटिटी। अब इनको समझते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं क्या। सोशल ऑडिटर है, अब सोशल ऑडिटर कौन है, सोशल ऑडिटर, इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं कि सोशल ऑडिटर एक इंडिविजुअल है विच इज रजिस्टर्ड विद एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या बाकी दो इंस्टीट्यूट्स हैं, और सच अदर एजेंसी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, who has qualified a certification program conducted by the National Institution of Securities Market and hold a valid certificate। तो जिसके पास ये चीजें हैं, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है विद एसआरओ,
जिसने एग्जाम पास किया है, सर्टिफिकेशन है उसके पास और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, ये हो गया सोशल ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर के लिए। तो जनरली जो आपकी सोशल एंटरप्राइज है वही रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट कैसे हो सकती है कि मान लीजिए एक ऐसी एंटरप्राइज है जो इंटरमीडिएट है बीच में, ठीक है, जो एक एक्टिविटी करवा रही है, तो जनरली तो जो सोशल एंटरप्राइज है वही रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी मे और मे नॉट बी द पार्टी हु एंगेजेस द सोशल ऑडिटर, द एंगेजिंग पार्टी। एंगेजिंग पार्टी अलग हो सकती है। जैसे ऑडिट, ऑडिट में भी क्या होता है कि ऑडिट में आपको वो पार्टी भी एंगेज कर सकती है जिसका ऑडिट होना है, ठीक है। जैसे इस केस में सोशल एंटरप्राइज, या आपको कई बार कोई दूसरी पार्टी भी एंगेज करती है। कैसे एंगेज करती है? मान लीजिए आपने किसी का कोई फोरेंसिक ऑडिट करना है, कोई पर्टिकुलर ऑडिट करना है, तो उसमें नॉर्मली वो एजेंसी आपको एंगेज नहीं करती। इसी तरह से यहां पर भी जो एंगेजिंग पार्टी है वो डिफरेंट हो सकती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा इंटेंडेड यूजर्स। ये यूजर्स कौन है? ये यूजर्स वो हैं कि वो पर्सन या पर्सन्स या क्लास ऑफ पर्सन्स फॉर whom the social auditor prepares the social audit report. The responsible party can be one of the intended users but not the only one, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी यूजर हो सकती है लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई जरूरी। जैसे अब एक बार क्या हुआ, दूसरे भी लोग हो सकते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी इट कैन बी वन ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स बट नॉट द ओनली। आगे देखते हैं सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम या इंटरवेंशन स्कोप। क्या कहता है कि जो सोशल ऑडिट एंगेजमेंट है इट हेल्प्स डिफाइन द ऑडिट स्कोप ऑफ द सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम intervention relating to a thematic area of the activities conducted by the social project program intervention scope। अब हमारी जो इंटरवेंशन का स्कोप क्या है, ये इंटरवेंशन होती क्या है? इंटरवेंशन बेसिकली ये है कि जो हम उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू। भाई कुछ चीजें तो हैं ही ऑलरेडी, हमारी एनवायरनमेंट क्लाइमेट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, उस क्लाइमेट में हम अपनी एक्टिविटी की वजह से कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी सोशल इंटरवेंशन है, यही हमारा सोशल प्रोजेक्ट है, यही हमारा प्रोग्राम है। तो जो सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम या इंटरवेंशन, इसका ये स्कोप की बात करता है कि अब ये जो सोशल ऑडिट एंगेजमेंट है इससे हमारा ऑडिट का स्कोप डिफाइन होता है, ठीक है। सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंटरवेंशन रिलेटिंग टू ए थीमेटिक एरिया ऑफ द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंटरवेंशन स्कोप। उसके बाद में हमारा अगला आता है सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, दे अप्लाई द मेथोडोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ चेंज। थ्योरी ऑफ चेंज क्या है? बेसिकली थ्योरी ऑफ चेंज में ये है कि भाई पहले क्या सिचुएशन थी, अब हमने जो सोशल इंटरवेंशन की उसके बाद क्या चेंज आई, है ना। इनपुट क्या थी हमारी, इनपुट के बाद में हमारी आउटपुट क्या रही, इम्पैक्ट, आउटपुट के बाद में आउटकम क्या रहा, और फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है ना। यही सब हमें करना है। तो ये जो सोशल प्रोजेक्ट है ये अप्लाई करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ चेंज व्हेन डिजाइनिंग सोशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ चेंज मेथोडोलॉजी मैप्स आउट हाउ एंड व्हाई ए डिजायर्ड चेंज इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये जो सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ चेंज मॉडल विल डिटेल आउट, इसमें डिटेल होती है, इनपुट्स क्या होंगे, एक्टिविटीज क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, आउटकम क्या होगा और इम्पैक्ट क्या होगा। So this contributes to social auditors' understanding of the projects and its nuances. Identify key evaluation parameters. क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि देखो क्वांटिफिकेशन करना भी कुछ हद तक जरूरी है, भाई क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, है ना। इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो दोनों क्वांटिटेटिव के लिए या क्वालिटेटिव इम्पैक्ट एसेस करने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज को हमें अगर एनालाइज करना हो तो हमें वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। इन्होंने इस चीज को ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर लो। जैसे किसी बंदे का भी ऑपरेशन करोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई इसके ये बॉडी पार्ट्स हैं। इसी तरह से ये जो सोशल प्रोजेक्ट है, अब इसमें आपको पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, इनपुट क्या है इसमें, एक्टिविटी क्या है, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है और इम्पैक्ट क्या है। अब इससे क्या होगा, आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोजेक्ट की एंड इट्स न्यूएंसेस।
you have to, then you can identify the key evaluation parameters, thematic area of intervention and the benefits rendered to the community. क्योंकि आपने करना क्या है, सोशल ऑडिटर ने करना क्या है, बेसिकली सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए आपको हर एक एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करके और उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसके न्यूएंसेस, आपके की इवैल्यूएशन पैरामीटर्स आपको पता चलेंगे। अब ये जो है, द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड टू असेस द इम्पैक्ट और द चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव अकर्ड ड्यू टू ए प्रोजेक्ट। ये कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि बताते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इंक्लूसिवनेस। ये इंक्लूसिवनेस क्या है? क्या ये एबिलिटी है ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली पुअरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, टू एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटीज, बी पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम कवरेज होनी चाहिए, जिस भी एरिया पर, जिस भी लोकेलिटी पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। क्योंकि ये जो सोशल एक्टिविटी है, ये कोई पर्टिकुलर बंदे के लिए तो है नहीं, ये कोई प्रॉफिट के लिए तो है नहीं। आप बेसिकली ये जो एक्टिविटी चला रहे हो कॉमन वेलफेयर के लिए चला रहे हो, और अल्टीमेट क्या है आपका? वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बेटर सोसाइटी बाय 2030। तो इसमें जो अप्रोच रहेगी आपकी इनक्लूसिव रहेगी, एक्सक्लूसिव नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि आपको क्या है कि आपको इनक्लूसिवनेस देखनी है कि वो जो एबिलिटी, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, क्या वो उसका फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। Particularly poorest and most marginalized, to access the benefits of activities, be part of institutions। अगर आप हेल्थ केयर के लिए कोई कैंप चला रहे हो तो आपको, अगर आप हैंडीकैप्ड के लिए कोई कैंप चला रहे हो तो आपको ये देखना है कि एक्सेसिबिलिटी वहां है कि नहीं, रैंप वगैरह बना रखे हैं कि नहीं बना रखे, या सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना? या एजुकेशन कमिटीज, फार्मर्स ग्रुप एंड हैव एक्सेस टू शेयर्ड बेनिफिट्स थ्रू द इंटरवेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि भाई अगर हमें एसेस करना है इम्पैक्ट, या कि भाई चेंज पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए। पहली बात है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? उसकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं है। ये जो सर्विसेज या जो इनपुट्स या जो इंस्टीट्यूशंस हम फैसिलिटेटेड इन द प्रोजेक्ट, दे आर एबल टू मीट कम्युनिटी प्रायोरिटीज। कम्युनिटी की प्रायोरिटी को मीट वो कर रही हैं या नहीं कर रही, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो हाउ वाज द प्लानिंग डन? वाज इट पार्टिसिपेटरी? तो हाउ वर द सक्सेस इंडिकेटर्स डेवलप्ड? वाज द कम्युनिटी इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स? ठीक है, तो पहला हमें इंक्लूसिवनेस देखनी है, उसके बाद हमें उसकी रेलेवेंस देखनी है। तीसरा ये है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो हैव द एक्टिविटीज बीन एबल टू इफेक्टिवली एड्रेस कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस। हमने जो भी ये सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहा है बेसिकली, अब इसको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से पढ़ें कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क बनाए हैं उसमें क्या है कि ये पैरामीटर्स हमें देख लें कि इंक्लूसिव है कि नहीं, इंक्लूसिवनेस है कि नहीं। दूसरी बात ये कि ये इसकी रेलेवेंस है कि नहीं। तीसरा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है? ये जो एक्टिविटीज हैं, हैव द एक्टिविटीज बीन एबल टू इफेक्टिवली एड्रेस कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमने ये एक्टिविटी चला रखी है, जो सोशल इंटरवेंशन चला रखा है, उससे जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट हो रही है नहीं हो रही। इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन द फाइनलाइज्ड टाइम ड्यूरेशन, how efficiently have the resources been deployed, monitored and utilized, if there is a potential to replicate the solution in other states or district। हमने एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम चलाया, क्या हम उस चीज को रेप्लिकेट कर पाते हैं? क्या उसमें पोटेंशियल है वैसा? ठीक है, जो हमने रिसोर्सेज लगाई हैं क्या वो उनको भी मॉनिटर किया है या प्रॉपरली यूटिलाइज हुई है कि नहीं। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये भी हमें देखना है। तीसरी बात यह है कि कन्वर्जेंस क्या है, जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है विद गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारे जो एक्टिविटी है क्या वो कन्वर्ज कर रही है या उससे अलग है। एक होती है कन्वर्जेंस, एक होती है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब हमारी जो एक्टिविटी है क्या वो अलाइंड है विद द गवर्नमेंट या अदर पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर। तो हमें डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट भी देखनी है। अगला पॉइंट है इसमें सस्टेनेबिलिटी। ये जो कम्युनिटीज है, डू कम्युनिटीज फील ओनरशिप ओवर द एसेट्स क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज,
and or will the project initiated community intervention sustain even after the exit of the funding agency? अब हमने कोई एक प्रोजेक्ट चलाया तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब ये तो नहीं कि जब तक वो एक्टिविटी चल रही है तभी तक की प्रोजेक्ट है, उसके बाद में नहीं है। तो आर द इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन्ड एडिक्वेटली टू इफेक्टिवली मैनेज एंड सस्टेन द एक्टिविटीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट? तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है और कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट की गई है या नहीं की गई, ये भी सारी बातें इसमें है। अब पॉइंट आ गया हमें इसको याद कैसे करना, ठीक है। अब हमें याद करने के लिए क्या है, जैसे इंक्लूसिवनेस पहले तो आई हो गया, इंक्लूसिवनेस से ये रिलेवेंस से आर हो गया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से ई हो गया, और ये कन्वर्जन से हो गया हमारा सी, और सस्टेनेबिलिटी ये हो गया हमारा एस। तो हमें कम से कम इतना तो याद कर ही लेना है कि आई आर ई सी एस, ठीक है। इसके लिए हम कुछ भी बना सकते हैं। ये जो है हमारा है इसका पॉइंट, ये सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इंक्लूसिवनेस, रेलेवेंस, तो इसके ऊपर हम सोच करके इसका कोई न्यूमेरिक बना सकते हैं, आर आई आर ई सी एस, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ये पैरामीटर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ऐसा कुछ सवाल बना सकता है, इनके अलावा को पॉइंट दे सकता है। तो हमें इसको इस तरह से याद करना है और इस बात को हम ग्रुप में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस क्या है? अब हमें पता है कि भाई जो भी जैसे भी हम ऑडिट करते हैं तो हमें कुछ ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब वो ऑडिट एविडेंस हम चाहे जैसे हम अगर नॉर्मल ऑडिट करते हैं तो हम अपने स्टाफ को भेजते हैं, इसमें यहाँ पर जो है ये एक एक्टिविटी हो रही है तो उस ऑडिट उस एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो खर्चा हो रहा है हमारा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको बेनिफिट भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो ये सब बातें हमारी ऑडिट एविडेंस में आ जाएगी। तो सोशल ऑडिटर जो है अपना he plans and performs a social audit with an attitude of professional skepticism to obtain sufficient appropriate evidence of the implementation of the social program in the field। कि भाई ये जो सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं इसका कुछ फायदा भी हो रहा है क्या, हमें ड्रामा ही कर रहे हैं। तो an attitude of professional skepticism means the social auditor makes a critical assessment with a questioning mind, ठीक है। ये क्वेश्चनिंग माइंड से चलता है ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड। ऐसा तो नहीं ना कई लोग झूठे ही फार्म भरवा के ले आए हो, ठीक है। कोई सैंपल हो गया, जैसे अभी क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था, बहुत सारी एनजीओ ऐसे ही झूठे मूठे ही काम कर देती थी, खाली बिल ले लिए कि भाई हैंडीकैप्ड को व्हील चेयर बांट दी, बांटते ही नहीं थे। तो इस तरह से अब ये क्या है, ये जो ऑडिटर आएगा ये क्वेश्चनिंग माइंड से काम करेगा, क्रिटिकली असेस करेगा of the validity of evidence obtained and is alert to evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents or representations by the responsible party, ठीक है। तो अब ये जो है ये रिलायबिलिटी भी देखेगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। अब आप एक इलिटरेट लोगों के बीच में काम कर रहे हो, ठीक है, और वो जो फॉर्म भरवाए आपने वो सबने फॉर्म भर रखे हैं, सबके साइन भी है, तो इसका मतलब वो इलिटरेट नहीं है, वो फॉर्म ही किसी दूसरे ने भरे हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए अगर मान लो प्राइमरी एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो उसका जो ऑडिट एविडेंस आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें देखना है हर तरह से। इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली एसेस करना है विद ए क्वेश्चनिंग माइंड। ऑडिट एविडेंस को वेटिंग हो जाएगी बेसिकली ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस जो आ रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगली बात आती है इसमें सोशल ऑडिट रिपोर्ट। और ये जो हम पांचों पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये पढ़ किस में रहे हैं हम, ये हम पढ़ रहे हैं आपका सोशल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो पहले तो हमने 3 पार्टी रिलेशनशिप देख लिया, फिर सोशल प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंटरवेंशन स्कोप देख लिया, सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क देख लिया, ऑडिट एविडेंस देख लिया। अब हम सोशल ऑडिट रिपोर्ट पे चलते हैं। तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है, एक तो ये राइटिंग में होनी चाहिए और ये क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए ऑफ द सोशल ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, ठीक है। जो ओरल है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिंग कंक्लूजंस कैन बी मिसअंडरस्टूड विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ रिटन रिपोर्ट। तो एक तो यह है कि इसकी ओरल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, रिटन रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है।
अब इस रिपोर्ट में होना क्या क्या चाहिए? द सोशल ऑडिट रिपोर्ट should address the social impact aspect covered by the project-based activity that the intended users will be interested in. Social auditors should strive to provide audit reports which are not only stakeholder-friendly and timely, but also comprehensive, convincing and balanced. तो इसके ऊपर ये सवाल पूछ सकता है कि जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट है इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? स्टेक होल्डर फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, टाइमली होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है कि ये जो है ना, जैसे ये वाली हमें अपने बुक के अंदर इसको मार्क कर लेना है, जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये है तो भैया इसको आप हाईलाइटर रखो अपने पास और हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करो, ठीक है, या कलर डिफरेंट कर दो ताकि आपको एग्जाम डेज में ये बातें पढ़नी है। To be comprehensive, the report should put forward the perspective of social impact vis-a-vis meeting the intended social objective. एक तो उसका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था और क्या वो सोशल जो ऑब्जेक्टिव हो वो मीट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अगर आप इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में बात कर रहे हो तो आपकी सोशल ऑडिट रिपोर्ट में ये बात आनी चाहिए कि भैया कि ये इसका पर्सपेक्टिव था और ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट हुआ कि नहीं। उसके बाद में वो कन्विंसिंग भी लगनी चाहिए। कन्विंसिंग लगने के लिए लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। भाई पहला पैरा कैसे होगा, इन्होंने एक फॉर्मेट में दिया है। एंड प्रेजेंट ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इंडिकेटर्स एंड फाइंडिंग्स। भाई ये सोशल ऑडिट रिपोर्ट, सोशल ऑडिट हो किस लिए रहा है? सोशल ऑडिट हो इसलिए रहा है कि जो भी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो वाकई हुई है कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसके लिए वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए कि भाई उसका एक ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या था, इंडिकेटर्स क्या थे और फाइंडिंग्स क्या थी। जैसे हम नॉर्मल ऑडिट भी करते हैं तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में ये होता है कि भाई प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो एक तो प्रॉफिट लॉस के ऊपर होता है। यहाँ प्रॉफिट लॉस क्या है? यहाँ प्रॉफिट लॉस हुआ है जो हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके किसको फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ, ये चीजें हमें देखनी। उसके अलावा उसमें क्या होता है कि हमारे कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखना है कि हमारे को जो है अगर कोई प्रॉब्लम्स है, the report should explain why and how problems observed in the findings hamper social impact to encourage the social enterprises or the stakeholders to initiate corrective action, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व हुई इन द फाइंडिंग्स, ये जो है इस सोशल इम्पैक्ट को कैसे हैम्पर कर रही है, ठीक है। बीइंग बैलेंस्ड, ये इन्होंने दे दिया कि कन्विंसिंग के लिए क्या होना चाहिए। अब अगले दे दिया बैलेंस का मतलब क्या है। बैलेंस का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्टिवली फाइंडिंग्स देनी है, ठीक है, इन एन इम्पार्शियल मैनर कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। The report should incorporate positive impacts and aspects related to gaps, challenges, and avoid any kind of biased language or information. हमें ये कोई biased language या information use नहीं करनी। कई बार क्या होता है, कलरिंग होती है, पॉलिटिकल कलरिंग होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो आप उस हिसाब से लिखोगे कि भाई ये सारे चोर हैं, ऐसा नहीं है। आपको बायस्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है, और आपको दोनों बातें उसमें लिखनी है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देने हैं और जो एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू गैप्स या चैलेंजेस हैं वो भी देने। द फ्रेमवर्क डज नॉट रिक्वायर ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। यहाँ कोई अभी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है फॉर रिपोर्टिंग ऑन ऑल सोशल ऑडिट एंगेजमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया कि बेसिक एलिमेंट्स दे दिए। इंस्टेड इट आइडेंटिफाइज द बेसिक एलिमेंट्स द सोशल ऑडिट रिपोर्ट शुड इंक्लूड। Social audit reports may be tailored to the area-specific circumstances. The social auditor may use headings, paragraph, numbers, typographical devices, for example, the bolding of text and other mechanism to enhance the clarity and readability of the report. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि the following things, which of the following can help in enhancing the clarity and readability of the report. ठीक है, तीन चार ऑप्शन दे सकता है। या which of the following is not या does not enhance the clarity and readability of the report. ये सोशल ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, एड्रेस दे दिया, फिर सेक्शन दे दिया, इस तरह से स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, एनेक्सर्स क्या है, फिर लिमिटेशंस क्या है, इसमें ये भी दे दिया। दिस रिपोर्ट इन नो वे, जैसे डिस्क्लेमर होता है कई बार ना, आप ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लेमर दे देते हो, तो यहाँ पर भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन इन्होंने दे दिया कि दिस रिपोर्ट इन नो वे शुड बी कंस्ट्रूड एज एन ओपिनियन, अटेस्टेशन, सर्टिफिकेशन और अदर फॉर्म ऑफ एश्योरेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसमें। द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड
as part of the social audit do not constitute an examination or a review in accordance with generally accepted auditing standards और अटेस्टेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो हमारे जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके लिए आपका फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है। इन जितनी भी एंटिटीज हैं इनका फाइनेंशियल ऑडिट अलग से होगा। जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है, सोसाइटीज का भी होता है, जो CSR से गवर्न है उनका भी ऑडिट होता है ना, उनमें तो CS कंप्लायंस भी होता है। तो वो ऑडिट, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा या अटेस्टेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। ये रिपोर्ट जो है ये इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन और रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद दोज जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या अटेस्टेशन। दिस असेसमेंट हैज बीन अंडरटेकन बाय नेम ऑफ फर्म, एजेंसी, इंडिविजुअल, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड बाय द SRO। तो इस तरह से ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट इन्होंने दे दिया। अब आगे देखते हैं सोशल ऑडिट का स्कोप क्या है। Social audit is an independent, objective, and reliable examination of impact of a social project, program, project-based activity of a social enterprise। ठीक है, जैसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी क्या होती है और जो ऑडिट होती है वो भी क्या होता है, ऑडिट भी वो भी आपका इंडिपेंडेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और रिलायबल एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको ऐसी लगेंगी जो कि कॉमन सेंस से अगर आपने ऑडिट किया हुआ तो आपको वैसे भी पता होंगे। सिर्फ उसमें वर्ड क्या करेगा, ये सोशल ऑडिट जोड़ देगा, वो वैसे ऑडिट होता है, ये इन्होंने कर दिया सोशल ऑडिट। कुछ कुछ चीजें इस पे अलग है, वो हमें अलग ध्यान में रख लेना बस। अब सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट assesses whether the project, program, project-based activity is operating in accordance with the stated strategic intent and planning। अब ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड प्लानिंग है उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाई आपने एक पॉवर्टी एलिवेशन का कोई प्रोग्राम चला रखा है SAS 100 के हिसाब से, तो जो इंटेंट थी उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही, ये हमारे ऑडिट का स्कोप है। ठीक है, तो जब हम ऑडिट करेंगे तो हम ये एसेस करेंगे। दूसरा, इट एसेसेस द स्टेटेड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट्स या आउटकम। उसके बाद में उसका इम्पैक्ट या आउटकम क्या हो रहा है। And it suggests ways to improve the impact measurement and or performance by way of a management letter। तो by way of a management letter ये उनको भी सजेस्ट करते हैं कि भाई कैसे आप उसका जो इम्पैक्ट मेजरमेंट है या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि सोशल ऑडिटर ने क्या करना है, सोशल ऑडिटर ने तो बहुत सारी चीजें करनी है, इसने सैंपल भी करने हैं, सर्वेज भी करने हैं, ये इंडिपेंडेंट इन हाउस भी कर सकता है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को भी इम्प्लाई कर सकता है, जैसे कि आम ऑडिट्स में भी होता है। ऑडिट्स में भी होता है ना कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो है आप खुद नहीं करते, आप किसी दूसरे को असाइन कर देते हो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, वो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, अब जो सोशल ऑडिट स्कोप है इट शुड इंक्लूड द फिजिकल एंड वर्चुअल लोकेशंस, फंक्शंस। और मान लो आप फॉरेस्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो फॉरेस्ट में तो आप कोई वहां जाओगे तो है नहीं अंदर अंदर, वो आप सैटेलाइट से कुछ मैपिंग वगैरह करोगे। ठीक है ना, तो आप फिजिकल या जो वर्चुअल लोकेशन है, या मान लो आप कोई एनिमल्स के साथ काम कर रहे हो तो जरूर थोड़ी आप उनके पास ही जाओगे, तो आप उनको वर्चुअली भी चीजें कर सकते हो। इट शुड इंक्लूड द फिजिकल एंड वर्चुअल लोकेशंस, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस एज वेल एज द टाइम पीरियड कवर्ड। तो सोशल ऑडिट स्कोप में ये सब बातें आ जाएंगी। उसके बाद में स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर कौन है। तो ये कहता है कि स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस दैट इफेक्ट और आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो उसको अफेक्ट करते हैं या उससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्राइज जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में कौन स्टेक होल्डर होते हैं? एक तो वो होते हैं जो कंपनी वाले हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर हैं। ठीक है, या फिर जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं, वही होते हैं। एक बिजनेस में भी अगर हम देखें तो स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे स्टेक होल्डर कौन होंगे, या तो जो अफेक्ट कर रहे हैं या जो अफेक्टेड हो रहे हैं एक्टिविटीज से, जैसे कि जो सोशल एंटरप्राइज है या जो कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बाय सोशल ऑडिटर अलाउज द स्टेक होल्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, resources and their perspective needed for the social audit। The stakeholders may include all or any of the following। तो ये स्टेक होल्डर हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए? एक तो जो सोशल एंटरप्राइज है, जो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है, जो एनपीओ है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, वो जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो भी उसमें स्टेक होल्डर, जो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो भी हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, आउटकम फंडर है। ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्क इन्वेस्टर कौन है। रिस्क इन्वेस्टर वो है जो इनिशियली उसमें पैसा लगाता है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, नहीं भी हो,
फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टर होता है, फिर आउटकम फंडर होता है। इस तरह से ये थर्ड पार्टी इवेल्युएटर है। फिर उसमें ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरमीडिएरीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, सोसाइटी। अब हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को ले लिया करेंगे और उसको डिस्कस किया करेंगे डिटेल, है ना। बेसिक रीडिंग तो हमने कर ली एक बार, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, एक एक चैप्टर को लेना और उसको डीप में थोड़ा सा स्टडी करना। इंटरमीडिएरीज, रेगुलेटर्स, सोसाइटीज, कम्युनिटीज, वेंडर्स, थर्ड पार्टी एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, फंड्स प्रोवाइडर्स, ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स। तो ये इन्होंने कहा कि भाई ये कुछ टाइप के स्टेक होल्डर्स आपके हो सकते हैं। इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है वो कि भाई ये आपका इस तरह से पूछ सकता है कि भाई ये जो स्टेक होल्डर है आपका, ये स्टेक होल्डर अफेक्ट हो रहा है या अफेक्टेड है, ठीक है। अब अफेक्टेड में कौन कौन से आ जाएंगे, जो आपके बेनिफिशियरीज है बेसिकली, ठीक है, या सोसाइटी है या कम्युनिटीज है। कुछ ऐसे होंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ अफेक्ट करने वाले स्टेक होल्डर हैं, कुछ जो है अफेक्टेड हो रहे हैं वो। इसमें भी आपको सवाल पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है विच ऑफ दी इज नॉट अ स्टेक होल्डर। अब अगला आता है हमारा सोशल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अब जैसे आप नॉर्मल ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ना, आपको अपॉइंटमेंट होती है, इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो सोशल ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर मेट एंड द एंगेजमेंट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यूटी। आपका रिश्तेदार है, आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते, क्योंकि इंडिपेंडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप एक्सेप्ट करते हो कोई सोशल ऑडिट एंगेजमेंट, तो आपको ये जो बातें हैं, जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, जो इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं नॉर्मल ऑडिट में भी, ऐसे यहाँ पर भी हम जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। The social auditor should request written representations from management and, where appropriate, those charged with governance on material social audit issues. तो इनसे इन्होंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेना है। तो although written representations provide necessary audit evidence, they are not sufficient or appropriate by itself. भाई मैनेजमेंट ने तो लिख दिया। नॉर्मली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी क्या होता है, ऑडिटर खुद ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बना देता है। वो कहते हैं बना लो जी, जो बनाना है तो पता नहीं, हम साइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने आप में कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे आर नॉट सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट बाय इटसेल्फ। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट अफेक्ट द नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द सोशल ऑडिटर ऑब्टेन्स अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटीज और अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस। तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा, इसके लिए उसको इंडिपेंडेंट असेसमेंट तो करनी ही पड़ेगी, खाली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से काम चलने वाला नहीं है। अब इसमें एक बात आ गई, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जैसे अगर हम ऑडिट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, बोर्ड रूम में, कहीं मीटिंग रूम में मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग में कौन होते हैं, वो डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, उसमें कोई प्रोडक्शन का हेड है, कोई मार्केटिंग का हेड है, वो अपनी अपनी बातें बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये वही बात है। इसमें क्या करता है, ये द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल ऑडिटर्स कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर। पहला तो ये है टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सोशल ऑडिटर in relation to the social audit and an overview of the planned scope and timing of the social audit। ठीक, कि भाई एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी सोशल ऑडिटर की, क्योंकि पैसे कौन दे रहा है, पैसे तो यही देगी ना जो दो चार्ज विद गवर्नेंस है। भाई सोशल ऑडिटर की फीस भी होगी, तो फीस कौन देगा, यही देगा। तो जब फीस देगा तो ये अपना स्कोप भी डिफाइन करेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसा तो नहीं ठप्पा मार के चला जाए। तो इसको क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल ऑडिटर की इन रिलेशन टू द सोशल ऑडिट एंड एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द सोशल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन होना। जैसे ऑडिट भी करते हैं तो हम कब शुरू करने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सब रहेगा ना उसमें। टू ऑब्टेन फ्रॉम दोज चार्जेस गवर्नेंस रेलेवेंट टू द सोशल ऑडिट, तो उसके जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें उससे ले लेनी है। हम ऑडिट करने जाते हैं क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेते हैं। यहाँ पर भी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है भाई वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लाओ, आप क्या है आपके पास, क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है। टू प्रोवाइड दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद टाइमली ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में हम क्वेरीज रेज करते हैं, टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी,
उनको टाइमली डिस्कस करना है अराइजिंग फ्रॉम द सोशल ऑडिट दैट आर सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट टू प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स, एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द सोशल ऑडिटर एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में भी क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है उसके साथ हम नॉर्मली टू-वे कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। हमने कोई ऑडिट क्वेरी रेज की, अब वो उसका रिप्लाई देता है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें इफेक्टिव टू-वे कम्युनिकेशन करना है। फिर communicate appropriately to those charged with governance deficiencies in internal control। हमने कोई इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी देखी, ठीक है, तो communicate appropriately to those charged with governance deficiencies in internal control for program implementation management that the auditor has identified during the social audit। The deficiencies observed by the social auditor should be of sufficient importance to merit attention। ठीक है, तो ये ऐसी होनी चाहिए जैसे हम क्वेरी भी रेज करते हैं ऑडिट में भी, तो कोई वैसे फ्रीवुलस क्वेरीज तो रेज नहीं करते ना। ये तो हम क्वेरी रेज नहीं करते कि भैया जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो आज पान खा रहा था या इस तरह से कर रहा था। हम ये देखते हैं ज्यादा ज्यादा हम क्या देखेंगे कि भाई उसने यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनी हुई कि नहीं, उसके अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं। तो जो भी हमारी क्वेरी है ये सफिशिएंट इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए टू मेरिट अटेंशन। अटेंशन किसकी ड्रा करनी है, हमने दो चार्ज विद गवर्नेंस। आपके इंटरनल कंट्रोल में कोई फॉल्ट है तो ये आपको पॉइंट आउट करना है, उससे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है टाइम टू टाइम, क्योंकि इसका पीरियड होगा, है ना। तो जब ये आपको सोशल ऑडिट कर रहे हो तो ये सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, तो उसके बीच में आप टाइमली ऑन अ वीकली बेसिस या फोर्टनाइटली बेसिस या डेली बेसिस आपको क्वेरीज जो है उसके साथ डिस्कस करनी है। उसके बाद में सोशल ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल फॉर, ये काम हम वैसे भी करते हैं, नॉर्मल ऑडिट में भी करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको पढ़े तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है सोशल ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल फॉर सोशल ऑडिटर ऑडिट फर्म। अब हमें जो ऑडिट है उसकी भी क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। द सोशल ऑडिटर शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट डिजाइन टू इंश्योर कंप्लायंस। अब ये इसने अपना चीजों को मैनेज कर, पहला तो हो गया दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उसके साथ कम्युनिकेशन वगैरह कर लिया। अब अपना जो ऑडिट है उसकी भी क्वालिटी प्रॉपर हो, ये तो काम सोशल ऑडिटर खुद ही करेगा। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हम मैनेजमेंट अपनी ऑडिट टीम एम्प्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको भी अपनी क्वालिटी इंश्योर करनी है। तो जो सोशल ऑडिटर है he should establish a system of quality control and quality management designed to ensure compliance with professional standards, ethics, regulatory and legal requirement। तो ये उसको अपना क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपने ऑडिट का। A social audit firm should establish policies and procedures designed to promote an internal culture based on the recognition that quality is essential in परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। जैसे हम कोई ऑडिट पर भी जाते हैं तो हम देखते हैं ना भाई क्वालिफाइड स्टाफ जाए, हमारा जो भी स्टाफ जाए उसको ऑडिट की समझ हो। तो इसी तरह से हमने अपना जो ऑडिट है उसकी भी क्वालिटी को इंश्योर करना है, और द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ये जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं इसको हमें डॉक्यूमेंट करना है एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल टू इंश्योर दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल and engaged experts comply with relevant ethical requirements। तो हमें ये जो है उनको कम्युनिकेट करना है, जो भी हमारे अपनी टीम के लोग हैं या जो हम एक्सपर्ट्स को एंगेज कर रहे हैं कि भाई वो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई विद करें। तो सोशल ऑडिट क्वालिटी इंश्योर्स दैट द सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय द सोशल ऑडिटर आर एप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ये सोशल ऑडिट क्वालिटी से इंश्योर क्या होगा, सोशल ऑडिट क्वालिटी में क्या है कि भाई हमारी क्या प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंट करना है उनको, अपनी टीम को बताना है, जो हम एक्सपर्ट्स एंगेज करेंगे उनको भी बताना है। इससे क्या होगा, जो हम रिपोर्ट इशू करेंगे वो एप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है। द सोशल ऑडिट फॉर्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग। तो एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। जैसे हम ऑडिट पे जाते हैं तो ऑडिट टीम का एक हेड होता है ना, तो हमें क्या है, एक तो लीडर बना देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करनी है। दूसरा क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंड यूजर रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग स्कोप डिटर्मिनेशन। फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं,
जो हम टीम डिप्लॉय कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ये भी हमें देखनी है। फिर उसके 1 मिनट, के बाद हमें क्या करना, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, और फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग सोशल ऑडिट ट्रेल, ठीक है, और मॉनिटरिंग। तो हमें जो भी टीम हम कर रहे हैं, जो हमारे ऑडिट की क्वालिटी है वो भी हमें इंश्योर करनी है। और जो भी जो सोशल ऑडिट फॉर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग, जो भी पॉलिसी या प्रोसीजर बनाए उसमें ये चीजें होनी चाहिए। हमारा एक टीम लीडर होगा, एथिकली काम करेंगे, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ एंड यूजर रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग स्कोप डिटर्मिनेशन, हमारा स्कोप क्या रहेगा, एंड यूजर रिलेशनशिप क्या रहेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगी, जो हम एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय करेंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग सोशल ऑडिट ट्रेल क्या रहेगी, और मॉनिटर करना है हमने। तो ये सारी बातें हमें ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए जरूरी है, और उसी से हमारी ऑडिट रिपोर्ट बढ़ेगी, बढ़िया बनेगी। उसके बाद हमें ऑडिट की प्लानिंग करनी है, सोशल ऑडिट, जैसे हम और नॉर्मल ऑडिट प्लान करते हैं ऐसे ही हमें सोशल ऑडिट प्लान करना है। क्या करना है, इसको लास्ट देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग फॉर अ सोशल ऑडिट इज टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, consider a variety of strategies and decide on the efficient and effective approach to conduct the social audit। अब हम ऑडिट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक तो हमें उस बिजनेस को समझते हैं, ऐसे ही अगर हम ये सोशल ऑडिट कर रहे हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट को समझना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि हमें एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट तो इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एंड वी हैव टू डिसाइड ऑन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव अप्रोच टू कंडक्ट द सोशल ऑडिट, कि भाई जो ऑडिट है हमारा वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट। द सोशल ऑडिटर should establish an overall engagement strategy that sets the scope, timing and direction of the engagement and that guides the development of the work plan। जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें भी हमारे सामने रहता है ना कि भाई हमें 1 महीने के अंदर ऑडिट करना है, इस तरह से हमारा स्कोप क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई चीज, यहाँ पर भी हमने स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन को देखा। और अब ये जो हम ओवरऑल एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स ऑडिट स्कोप, कि हमारी जो एंगेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंगेजमेंट हमारे डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मान लो हमें जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर है उसने एंगेज किया, ठीक है ना, तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। अगर हमारे को आउटकम फंडर है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हमें एंगेज किस पार्टी ने किया वो भी है, दूसरी पार्टी भी एंगेज कर सकती है सोशल ऑडिटर के अलावा भी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स ऑडिट स्कोप। Then we have to ascertain the reporting objectives of the engagement, timing of the social audit assessment, and nature of the communications required. Then we have to consider the factors that in the social auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's efforts. अब हमें ये देखना है कि एफर्ट अपने किस डायरेक्शन में लगाने हैं। Then we have to consider the results of preliminary engagement activities and apply relevant knowledge gained in other engagements. अब हमने मान लो कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी की, ठीक है, हमें उसमें कुछ रिजल्ट्स मिले, हमें उस रिजल्ट्स को जो दूसरी एंगेजमेंट्स हैं चाहे उसी एंटिटी की है या दूसरी एंटिटी की है उसमें भी अप्लाई करना। Then we have to ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. We have to include a description of procedures required to be compliant with the social audit standards, ठीक है। We have to update the overall engagement strategy and the work plan as and if required during the engagement। तो ये भी हमें सारा उसको टाइम टू टाइम उसको मॉड्यूलेट करना है। देन इसमें पहली बात आ जाएगी हमारे को अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसको हम कल करते हैं फिर, है ना जी। इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, तो कल इसको करते हैं।